हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड वीडियो में। तो थर्ड चैप्टर आधा हमारा बाकी था। टॉपिक है हमारा वर्ल्ड वॉर 2 एंड आउटलाइन। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ेंगे, आउटलाइन के बारे में। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो वर्ल्ड थी वो दो पार्ट में बढ़ चुकी थी फिर से। एक साइड में एलाइड नेशंस थे इंग्लैंड और फ्रांस के साथ, और दूसरी तरफ जापान, इटली और तीसरा कंट्री कौन सा था? इटली, जापान और जर्मनी। तो ये तीन कंट्रीज एक साइड में थे जिसको हम एक्सिस नेशन कहते हैं, और दूसरे थे हमारे एलाइड नेशंस वाले। एलाइड नेशंस में वो थे फ्रांस, ब्रिटेन और बहुत सारे यूरोपियन दूसरे नेशंस। अब हुआ यूं कि ये जो वर्ल्ड वॉर थी इसके अंदर जापान के ऊपर बम फेंकना पड़ा। सबसे पहले क्या हुआ था कि जो अमेरिका का एक पर्ल हार्बर नामक एक जगह थी जहां पर अमेरिकन ट्रूप्स थे, यानी कि अमेरिका के कुछ सैनिक तैनात थे। तो जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर दिया और बहुत सारे अमेरिकी सैनिक उसमें मारे गए। और इसके बाद अमेरिका इस युद्ध में जुड़ गया और अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम का प्रयोग किया, जिसको हम न्यूक्लियर बम कहते हैं। और एटम बम गिराने के बाद जो जापान था वो हार गया। लेकिन पहले जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि जर्मनी और ये जो एक्सिस नेशंस थे इनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे दूसरे देशों को हराते हुए। लेकिन जैसे ही जापान के ऊपर बम गिरे तो जापान ने सरेंडर कर दिया, जापान ने घुटने टेक दिए। और जापान की हार मानने के साथ ही जो इटली और जर्मनी थे वो भी काफ़ी कमज़ोर हो गए, क्योंकि ये तो पहले तीन ही राष्ट्र थे, तीन ही देश थे। तो इनमें से एक देश अगर हट गया तो समझिए इनकी तो 33% जो इनकी पावर थी वो तो ख़त्म हो गई। तो इस कारण से इन्होंने सरेंडर कर दिया और इस प्रकार जर्मनी और इटली भी धीरे धीरे हारने लगे। और जापान ने 11 अगस्त 1945 को सरेंडर किया था, जब इसके दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर बम गिराए गए। उसके बाद इटली और जर्मनी भी धीरे धीरे कमजोर होते गए और इस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। तो वर्ल्ड वॉर 2 पूरा हो गया। अब इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, इमीडिएट इफेक्ट्स। अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते क्या प्रभाव पड़े दुनिया के ऊपर? तब सबसे पहले इकोनॉमिक इफेक्ट। हम जानते हैं कि जब नुकसान तो बहुत हुआ होगा, क्योंकि जब युद्ध होता है तो युद्ध में कोई फायदा नहीं होता, हमारा नुकसान ही होता है। तो इकोनॉमिक इफेक्ट पहले बताया गया है कि अमेरिका जो था उसने 50 बिलियन डॉलर का नुकसान झेला, और दूसरे नेशंस थे एंड अदर नेशन स्पेंड मोर देन 1000 बिलियन डॉलर। अमेरिका ने $350 और दूसरे देशों ने 1000 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान झेला। प्रॉपर्टी, लगभग इतनी ही प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। इंग्लैंड ने भी बहुत सारी प्रॉपर्टी, लगभग 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को का नुकसान किया। और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के नुकसान को तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि जर्मनी को कितना नुकसान हुआ होगा। और इसका कारण ये था कि दुनिया के जितने भी देश थे सब देशों ने आर्म्स और एम्यूनिशन यानी कि हथियार और गोला बारूद बनाने में ज़्यादा खर्चा किया। तो उस समय जो हथियार बनाने की जो होड़ लग गई थी लोगों में, इससे खाने पीने की चीज़ों की बहुत कमी होगी, जिससे उनका प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया, उनके दाम बढ़ गए। आम लोगों के पास इतना पैसा नहीं बचा कि वो महंगी खाने की वस्तुएं खरीद पाएँ। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्शन कम हो गया और हथियार ज़्यादा बनाने लगे। यानी कि हर एक देश जो है वो हथियार बनाने की तरफ ज़्यादा जोर देने लगा, और जो उनका ये था खाने पीने की चीज़ों का प्रोडक्शन या डेली यूज़ की चीज़ों का प्रोडक्शन वो बिल्कुल ही उन्होंने बंद कर दिया, जिससे वो चीज़ें महंगी हो गई और जो वर्ल्ड थी वो इकोनॉमिक डिप्रेशन में चली गई। और इस प्रकार से दुनिया में मंदी का दौर शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा मंदी हो गई। लोगों के पास पैसा नहीं था खाना खरीदने के लिए और लोग भूखों मरने लगे। दूसरा इफेक्ट है इसका कम्युनिज्म इन चाइना। बहुत सारे देश थे जिनमें रशिया की बात करें तो रशिया ने बहुत जल्द प्रोग्रेस की थी। रशिया जो था वहाँ पर कम्युनलिज्म आया, जिसके बाद उनकी जो रशिया की जो डेवलपमेंट थी बहुत तेज़ हो गई। तो इससे प्रभावित होकर दूसरे देशों में भी जो रशिया में रशियन रेवोल्यूशन हुआ उसको देखकर दूसरे देशों ने भी रेवोल्यूशन शुरू किया, और चाइना ने भी जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिया। पहले चाइना के ऊपर जापान का राज था, लेकिन जापान ने चाइना को छोड़ दिया क्योंकि जापान काफ़ी कमज़ोर हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इसके बाद माओ से तुंग जो थे उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रूल स्थापित कर दिया 1949 के बाद। और इस तरह चाइनीज रेवोल्यूशन का अंत हुआ और एक नया सवेरा चाइना के अंदर हुआ, यानी कि चाइना के अंदर माओ से तुंग जो थे उनका रूल स्थापित हो गया। तीसरा टॉपिक है हमारा द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अब वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गया, लेकिन दुनिया दो पार्ट में बढ़ चुकी थी। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ थी रशिया। यानी
ये दो सुपर पावर्स खड़े हो गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो पावर्स बन गए, जिनमें एक था रशिया और एक था अमेरिका। अब ये दोनों जो थे, ये पहले वर्ल्ड वॉर में दोनों दोस्त थे, यानी कि युद्ध के समय ये दोनों एक साथ लड़े थे, मिलकर लड़े थे। बट युद्ध के बाद इनके कुछ मतभेद हुए, आपस में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हुए, जिससे इन्होंने एक दूसरे से पल्ला झाड़ लिया और एक दूसरे से अलग कर लिया, ऑपोजिट ग्रुप बना लिया। अब इन्होंने दो ग्रुप बनाए, दूसरे देश जो थे वो इनके ग्रुप ज्वाइन करने लगे। किसी ने रशिया को ज्वाइन किया, किसी ने अमेरिका को ज्वाइन किया। द war of words, the war of ideologies that both superpowers initiated in order to support or oppose each other's opinion is created the atmosphere of Cold War. अब जो दोनों देश थे उनके बीच में कोई रियल नहीं हुआ, लेकिन उनके बीच में जो युद्ध हुआ वो बातों का युद्ध, बोलकर एक दूसरे के साथ वार्तालाप, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ बोलकर वो एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इससे एटमॉस्फेयर और ज़्यादा खराब हो गया और कोल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई। बहुत सारे समय ऐसे आए जब ऐसा लगा कि एक और युद्ध होगा, इन दोनों के अंदर टकराव ऐसा हो गया कि जब लगा कि एक और युद्ध हो जाएगा, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो सर्कमस्टांसेस को अवॉइड किया गया और युद्ध नहीं। अगला हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद हमने लीग ऑफ नेशंस को बनते देखा था और हमने लीग ऑफ नेशंस के फेलियर के साथ ही हमने वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होते देखा। लेकिन यहाँ पर दुनिया को ऐसी बॉडी की जरूरत थी जो दूसरे युद्ध ना हो दुनिया में, इसको देख सके। तो इसके लिए लीग ऑफ नेशंस के फेलियर के बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। यूनाइटेड नेशंस जो थे वो 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया। इसको बनाने का कारण था कि विश्व में दोबारा ऐसे युद्ध ना हो, इस चीज को देखना, कि वर्ल्ड के अंदर दोबारा ऐसी कोई भी स्थिति पैदा ना हो कि वर्ल्ड वॉर हो। तो इसमें जो मेन रोल निभाया वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे रूजवेल्ट, इन्होंने मेन इसमें रोल निभाया। इन्होंने 4 ऐसे पॉइंट्स दिए जिसमें बताया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर। इन 4 पॉइंट्स को लेकर इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का गठन किया, यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन किया। रूजवेल्ट जो थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया जिसको अटलांटिक एग्रीमेंट भी कहा जाता है, जो कि मध्य सागर अटलांटिक सी के अंदर किया गया था। इस कारण से जब वो शिप पे थे, इसीलिए इसको अटलांटिक एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इसके मुताबिक दुनिया में शांति, पीस अगर बनाए रखनी है तो डिसआर्मामेंट करना होगा, यानी कि हर एक देश को जो हथियार है उस पर बंदी, उस पर थोड़ा लगाम लगानी होगी। अगर हथियार इसी तरीके से बनते रहे तो फिर से एक और युद्ध हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की जहाँ पर युद्ध ना हो, और युद्ध अगर नहीं होंगे तो उसके लिए डिसआर्मामेंट जो है वो बहुत ही जरूरी कदम था। और इस प्रकार से इन्होंने जो कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स थे ब्रिटेन के, अमेरिका, रशिया, चाइना के, इन सब लोगों ने मॉस्को के अंदर मुलाकात की वर्ल्ड पीस के लिए, जिसको मॉस्को डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। और 1943 नवंबर में 3 सुपर पावर जो थी, इन तीनों ने तेहरान के अंदर कॉन्फ्रेंस की और लगभग 50 देश जो थे इन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन किया, और 51 मेंबर्स जो थे इन्होंने लगभग 50-51 मेंबर्स ने इसको ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशंस को। और आज की बात करें तो आज लगभग यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 मेंबर्स हैं। अब हम यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो भी एक पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग, नीदरलैंड्स के अंदर स्थित है। और अब हम पढ़ेंगे पहला जो है इनका टॉपिक, जनरल असेंबली के बारे में। जनरल असेंबली क्या है? जनरल असेंबली जो है वो यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बिगेस्ट ऑर्गन है। इसके अंदर हर एक देश के रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडेड हैं, यानी कि जितने भी देश 193 देश है उनके सारे मेंबर्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। हर एक देश यहाँ पर 5 मेंबर्स अपने भेज सकता है, लेकिन वो 5 मेंबर जब वोट डालेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर तो उनका वोट एक ही काउंट होगा, यानी कि उनको सहमति से वोट डालना होगा, फेवर में या उसके अगेंस्ट में। तो उन 5 के वोट 5 नहीं माने जाएंगे, एक ही वोट माना जाएगा। और कोई भी मैटर जो है इंटरनेशनल लेवल पे, कोई ऐसा मैटर है जो विश्व लेवल पर चल रहा है जिससे दुनिया की जो शांति है उसको नुकसान हो सकता है, तो वो सारे जो मैटर्स है वो यहीं पर डिस्कस किए जाते हैं जनरल असेंबली के अंदर। फिर यहाँ पर बजट भी प्रेजेंट किया जाता है सेक्रेटरी जनरल के द्वारा, और वो भी जनरल असेंबली के अंदर ही किया जाता है हर साल। और
दुनिया की कोई भी समस्या है रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, डिसआर्मामेंट या फिर कोई भी इंटरनेशनल मैटर है, वो सब चीज़ों के सॉल्यूशंस यहीं बैठकर निकाले जाते हैं। अगला है डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। 2/3 मेजोरिटी के साथ, यानी कि अगर 2/3 लोग उसकी फेवर में है तो उसको पास माना जाता है, उसको मतलब उस डिसीजन को पास कर दिया जाता है। हमारा दूसरा टॉपिक है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसके नाम मैं बताता हूँ आपको। अमेरिका, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और चाइना। 5 देश जो हैं दे आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब परमानेंट मेंबर अगर 5 हैं तो फिर इसके जो टेम्पररी मेंबर्स हैं वो हर साल 10 रहते हैं, जिनको हर 2 साल के बाद बदल दिया जाता है। यानी कि 2 साल के लिए अगर कोई 10 देश हैं वो इसके टेम्पररी मेंबर बने तो उसके 2 साल के बाद उनको हटाकर दूसरे 10 लिए जाएंगे, उसके 2 साल के बाद दूसरे 10 लिए जाएंगे, लेकिन परमानेंट मेंबर्स कभी भी नहीं हटाए जाते हैं। इनका काम क्या है? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना ही काम है सिक्योरिटी काउंसिल का। ये जो दूसरे देशों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर लगता है कि बहुत ज़्यादा मसला गर्म है, तो ऐसे में ये लोग वहाँ जाकर अपना डिसीजन के द्वारा उनके मसले को हल करते हैं और युद्ध को रोकते हैं। इसी में जो मेन पावर्स हैं, यानी कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास एक स्पेशल पावर दी गई है जिसको कहा जाता है वीटो पावर। वीटो पावर क्या है? वीटो पावर मीन्स द पावर टू डिनाई, यानी कि इन देशों के पास जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब कि वो किसी भी डिसीजन के लिए नो बोल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर कि 5 देश जो है परमानेंट मेंबर, सपोज किसी मसले के ऊपर इन्होंने वोटिंग किया, उनमें से 4 देशों ने उनके पक्ष में यानी कि यस में वोट किया और 1 देश ने नो में वोट किया, तो वो जो है वहाँ पे जो काउंटिंग है वो नो में मानी जाएगी, ना कि यस में। क्यों? क्योंकि इसी को वीटो पावर कहा जाता है कि पावर टू डिनाई, कि कोई भी एक देश अगर मना बोल देगा तो वहाँ पर ना हो जाएगी, यानी कि उस केस को नहीं माना जाएगा। 4 देश फेवर में है लेकिन 1 फेवर में नहीं है, तो इस तरीके से डिसीजन को कैंसिल किया जाएगा, वो सोल्यूशन उसका नहीं निकल पाएगा। भले वो कोई भी देश, कोई भी 5 में, यानी कि वीटो पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी देश के द्वारा। और अगर डिसीजन को या कोई भी बिल को पास करना है, किसी भी मसले को पास करना है, तो उसके लिए 5 देशों का एक ही पक्ष होना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी एक देश अगर इसके अगेंस्ट में जाता है तो उस वो जो बिल है या वो जो मसला है उसको पास नहीं किया जाएगा। आगे है हमारा टॉपिक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम इकोसॉक भी कहते हैं शॉर्टली। और यहाँ पर जो है द जनरल असेंबली अपॉइंट्स सम ऑफ इट्स मेंबर रिटायरिंग मेंबर्स फॉर 3 years। यहाँ पर 3 साल के लिए रिटायरिंग मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। ये जो काउंसिल है ट्राई करती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए हर एक देश के, यानी दूसरे देशों के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं बिना किसी भेदभाव के। यहाँ पर कोई भी प्रकार का भेदभाव किए बिना एक अच्छा लाइफस्टाइल सब लोगों को मिल सके, इसके बारे में ये काम करती है। इसकी कुछ सब पार्ट्स भी हैं, कुछ इसके नीचे जो बॉडीज हैं जो इस चीज़ को देखती है वो है WHO, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि लोगों की, दुनिया के लोगों की हेल्थ की जानकारी यानी कि उसके ऊपर नज़र रखते हैं, उसके लिए काम करते हैं, जिसके बारे में अभी आप ज़्यादा सुन रहे होंगे बिकॉज ऑफ कोविड-19। अगला इसके सब इसकी डिवीजन है वो है IMF, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहा जाता है, जिसको पहले हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते थे। इसका काम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना दुनिया में। कहीं भी अगर किसी देश को हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल कोई देश क्राइसिस में है, पीछे जा रहा है, तो उन देशों को यहाँ से लोन मिल जाता है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करती है। फॉरेस्ट्री फिशरी, यानी कि किस तरह से एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी को बढ़ाया जाए, इसके लिए काम करती है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबरर्स को, दुनिया भर के लेबरर्स को काम मिले, उनको जस्टिस मिले, ये इसका काम। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसको अभी बदलकर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया है। इसका काम है बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना, कि जो बच्चे हैं दुनिया भर के, दे आर द वर्ल्ड सिटीजन्स, उनको एक अच्छा भविष्य मिल सके, इसके लिए ये काम करते हैं। अच्छी एजुकेशन मिल सके, अच्छा फूड मिल सके, इसके लिए काम करते हैं। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये अलग अलग देशों के बीच में कोऑपरेशन के लिए काम करती है, यानी कि इलिटरेसी हो,
उसको हटाने के लिए, कि हर देश के अंदर एक एजुकेशन का लेवल बढ़ाने के लिए काम करती हैं, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के काम करती हैं थ्रू एजुकेशन, कि सब लोग पढ़े लिखे होंगे तो उनका जीवन स्तर जो है थोड़ा सुधर जाएगा। और इसके अलावा सबको जस्टिस देना, एजुकेशन देना, साइंस और कल्चरल रिसोर्सेज को और बढ़ावा देना, ये सब काम हैं हमारे यूनेस्को के। अब अगला हमारा टॉपिक है ट्रस्टीशिप काउंसिल। अगला टॉपिक है ट्रस्टीशिप काउंसिल। लगभग 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं हमारी यूनाइटेड नेशंस के, द रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली आर इंक्लूडेड है। जो हमारी जनरल असेंबली 5 लोगों को सिलेक्ट करेगी वो यहाँ पर ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर डाले जाएंगे। और ये क्या करते हैं? इट ओवरसीज द पर्टेनिंग नेशंस दैट हैव नॉट अक्वेंटेड इंडिपेंडेंस। अब ऐसे देश जिनको आज़ादी आज भी नहीं मिली है, या जो आज भी किसी दूसरे राजा के या ऐसे रूल के अंडर में है जहाँ पर उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उन लोगों को इंडिपेंडेंस दिलाने का काम करती है हमारी ट्रस्टीशिप काउंसिल। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग ज़्यादातर देश तो आज़ाद हो चुके हैं, और जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है जिन देशों को आज़ाद करवाने में, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल वहाँ पर कोई योगदान देती है, सहयोग करती है। आगे हमारा सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट जो है, दिस इज द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं वो सेक्रेटरीट में बैठते हैं। सेक्रेटरीट जो है वो लगभग यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल 5 साल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो सेक्रेटरीट जो है वहाँ पर 5 साल के लिए जो व्यक्ति बैठता है उसको सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, असिस्टेंट ट्रांसलेटर्स एंड एक्सपर्ट्स जो भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर काम करने वाली है यूनाइटेड नेशन। तो अब वर्ल्ड लेवल पर काम करने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर, अब ऐसा नहीं है कि भारत से हर एक व्यक्ति वहाँ जाएगा तो इंग्लिश में बोल पाएगा, चाइना से हर एक व्यक्ति वहाँ जाएगा तो इंग्लिश बोल पाएगा, नहीं। उनकी लोकल भाषाएं रहती हैं, वो लोकल भाषाओं में बात करते हैं। तो उनके ट्रांसलेटर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, तो वो सब लोग यहाँ पर बैठते हैं सेक्रेटरीट में। तो यही है हमारे सेक्रेटरीट की। ये जो है हमारा सेक्रेटरीट वो न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। और वर्ल्ड पीस और दुनिया में शांति बनी रहे, युद्ध ना हो, एक कॉपरेशन से सब कुछ हो, ऐसी कोशिश की जा रही है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ताकि दुनिया में भाईचारा हमेशा के लिए कायम रहे।